हेलो एवरीवन, फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में यूनिट नंबर 3 में हम लोगों ने 2 वीडियोस जो हैं वो इससे पहले पढ़ ली हैं, 2 से 3 वीडियो, जिसमें हमने आपको वेदांत दर्शन, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ा दिया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रयोजनवाद के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रयोजनवाद क्या है। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखे तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाएँ, सीधा प्ले लिस्ट में जा करके पूरी जो बुक है वो एक लाइन से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि जो आप लोगों का जो आदर्शवाद होता है वो क्या मानता है, वो आत्मा और ब्रह्म को मानता है। आत्मा और ब्रह्म को मानता है। उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य जो होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा, ब्रह्म और विचार को मानता है। और जो ये होता है, जो हमारा प्रकृतिवाद होता है, ये भौतिक प्रकृति को मानता है। किसको मानता है? भौतिक प्रकृति को मानता है। अब हम लोग जो बात करने रहे हैं वो प्रयोजनवाद में कर रहे हैं। प्रयोजनवाद ना तो आत्मा एवं ब्रह्म को मानता है और ना ही भौतिक प्रकृति को मानता है। ये जो होता है ये मानव द्वारा किए गए कार्यों और जो पूर्व स्थापित भौतिक सिद्धांत है उनका प्रयोग करता है। तो याद रखिएगा कि जो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ये था हमारा आदर्शवाद, इसको नहीं मानता, भौतिकवाद को नहीं मानता। यानी एक तरीके से कहेंगे तो ये जो होता है ये आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का विरोधी होता है। ये इस पे जो बल दिया जाता है वो मानव के द्वारा कार्यों पर और जो वास्तविक चीज़ है यानी वास्तविक सिद्धांतों है उन पर जोर दिया जाता है। तो देखिए, प्रयोजनवाद में क्या आ जाता है कि मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाता है। मानव के कार्यों सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है, मतलब मानव जो है वो इसके सेंटर में आता है, उस पर जोर दिया जाता है। यह आत्मा, ब्रह्म पर और भौतिक प्रकृति पर जोर नहीं देता है। प्रयोजनवाद का एक अन्य नाम मानववाद है, क्योंकि ये मानव पर जोर देता है, मानव जीवन की वास्तविकता पर जोर देता है। आई होप आप लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। प्रयोजनवाद जो होता है वो ज्ञान को साध्य नहीं मानता है, मतलब ज्ञान पाकर ही हम लोग केवल क्या कहते हैं आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि ज्ञान जो होता है वो मानव जीवन को मतलब एक उन्नति पर ले जाने का एक साधन होता है, ऐसा ये मानता है। ठीक है। फिर देखिए, प्रयोजनवाद के अर्थ एवं परिभाषाओं की अगर हम लोग बात करें तो प्रेगमेटिज्म जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेगमेटिका से हुई है। ठीक है। इसका अर्थ होता है अ थिंग डू, मतलब किया गया कार्य। किसके द्वारा किया गया कार्य? मानव के द्वारा किया गया कार्य, और उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा प्रेगमेटिज्म कहलाता है। प्रेगमेटिज्म वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्णय वस्तुओं तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर किया जाता है। मतलब जो सिद्धांत होते हैं उनकी सत्यता को परखा जाता है, क्योंकि ये एक दर्शन है और दर्शन में क्या की जाती है? किसी चीज़ की विस्तृत व्याख्या की जाती है। और इसी तरीके से क्या होता है? सत्यता का निर्णय लिया जाता है और वस्तुओं इन तथ्यों के वास्तविक परिणामों के आधार पर होता है। आगे हम लोग बात करें प्रयोजनवाद को, हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो प्रयोजनवाद को हम लोग सबसे पहले प्रयोगवाद कहते हैं, क्योंकि ये सिद्धांतों को जो होता है वो सत्यता परखता है तो प्रयोग करता है। फलवाद इसे हम लोग कहते हैं, व्यवहारवाद इसे हम लोग कहते हैं, उपयोगितावाद और मानववाद के नाम से हम लोग जानते हैं। रॉस ने देखिए क्या कहा है प्रयोजनवाद के रूप में। प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। क्यों मानवतावादी दर्शन है? इसमें मुख्य फोकस का केंद्र कौन होता है? मानव होता है। मानव के द्वारा किए गए कार्य, उसके विचार और सिद्धांतों की सत्यता परखना होता है। इसके अनुसार मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण जो है वो करता है। ठीक है। मनुष्य जो होता है वो क्रिया में भाग लेता है, मतलब अपने कार्य, मनुष्य के कार्यों पर जोर देता है और कार्य करने के पश्चात में जो उसकी सत्यता होता है उसको परखता है और मूल्यों के निर्माण में भाग लेता है। ये होता है प्रयोजनवाद। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रयोजनवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण। तो देखिए, इसमें भी हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? तत्व मीमांसा के बारे में, ज्ञान मीमांसा के बारे में और मूल्य मीमांसा के बारे में। मैंने हर बार बताया तत्व मीमांसा का मतलब प्रयोजनवाद में हमें किस चीज़ को पढ़ना है, यानी किस तत्व को सत्य मानना है और उसका ज्ञान किस तरीके से प्राप्त करना है, ज्ञान मीमांसा। और उस ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा, यानी उसकी वो क्यों प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो वो आ जाता है हमारा मूल्य मीमांसा के अंतर्गत। तो प्रयोजनवाद है, जाहिर सी बात है, मानव पर ही फोकस किया गया है, तो आत्मा तथा ब्रह्म पर विश्वास नहीं रखता है और भौतिक जगत को भी नहीं मानता है। ये जो है आदर्शवाद को भी नहीं मानता, ये प्रकृतिवाद को भी नहीं मानता। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें तत्व क्या है? मानव कार्यों के अध्ययन पर ये जोर देता है और सिद्धांतों के अध्ययन पर जोर देता है। जो भी सिद्धांत है उनकी सत्यता को परखने पर जोर देता है, वह किस तरीके से सिद्धांत सत्य हैं अथवा असत्य, उसके बाद इनको दैनिक जीवन पर लागू करने पर जोर देता है। तो प्रयोजनवाद में हम लोग मानव के कार्यों और सिद्धांतों पर अध्ययन करते हैं। प्रयोजनवाद में ज्ञान मीमांसा कैसे हम लोग अध्ययन करते हैं? तो मानव यदि कोई कार्य कर रहा है,
ठीक है, और उस कार्य को आगे कैसे बढ़ाएगा, अपने अनुभवों के द्वारा। किस तरीके से, अनुभवों के द्वारा वह ज्ञान को अर्जित करेगा। ठीक है, अनुभव तथा तर्कवाद का प्रयोग करेगा। तर्कवाद का प्रयोग क्यों करेगा, क्योंकि सिद्धांतों का जब अध्ययन करना होगा या सिद्धांतों की सत्यता दिखानी होगी हम लोग, तो उसमें तर्क वगैरह से हम लोग क्या करेंगे, ये सिद्धांत दिया गया तो उसमें अलग अलग तर्क निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या वो तर्क जो है वो सिद्धांतों से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस तरीके से हम लोग उसके और ज़्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। कर्मेंद्रियों यानी जो काम करने वाली इंद्रियां हैं उनके द्वारा मानव कार्यों का अध्ययन करेंगे, और जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा हम लोग सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो प्रयोजनवाद में ज्ञान किस तरीके से प्राप्त होता है, अनुभवों द्वारा प्राप्त होता है। अनुभववाद तथा तर्क द्वारा प्राप्त होता है। कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे मूल्य मीमांसा के बारे में, मतलब इसके ज्ञान प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है। तो ज्ञान प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है, मानव के कार्यों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करने का मतलब होता है मानव के विकास के लिए। ठीक है, मानव का यदि विकास हो जाएगा, उसको सिद्धांत का अध्ययन हो जाएगा, तो वो किसी भी सिद्धांत को गलत नहीं मानेगा और उससे क्या हो जाएगा, चैन प्राप्त हो जाएगा। यानी जीवन की संतुष्टि के लिए एवं मानव के विकास के लिए जो होता है वो हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांतों की हम लोग बात करते हैं। प्रयोजनवाद जो है मेन किस पर फोकस करता है, तो मानवीय कार्यों एवं प्रयासों को सत्य मानता है, मनुष्य के कार्यों एवं सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करता है, फिर फलवादी परिवर्तन पर जोर देता है। मतलब कार्य मनुष्य के ऐसे होने चाहिए जो कुछ न कुछ फल दें, या आगे जैसे मान लीजिए मनुष्य ने कोई अच्छे कार्य किए हैं या मतलब सिद्धांतों की सत्यता को परखा है, तो सिद्धांतों की सत्यता को परखते परखते हम लोग कुछ नए सिद्धांत भी जो हैं वो सृजित कर सकें। मतलब ऐसा अध्ययन करें जो आगे हमें कुछ फलदायी होना चाहिए। और है मानव अपने मूल्यों का निर्माण करता, मानव अपने मूल्यों का निर्माण करता होता है। मानव अपने कार्यों के द्वारा जो सत्य चीज़ होती है उसी को धीरे धीरे अपनाता है, और जो सत्य चीज़ को अपनाएगा तो मतलब उसके मूल्यों का विकास होगा, वह ऐसे ही मूल्य स्वीकार करेगा जो सत्य होते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली विशेषताएं ये है प्रयोजनवादी शिक्षा की, ये मानव प्रयत्नों को महत्व देता है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है, अनुभववाद पर जोर देता है। हमने कहा था कि जब अनुभव होगा तो हम लोग उन कार्यों को और अच्छी तरीके से करेंगे, तो मानव के कार्यों पर जोर देगा। प्रयोगवाद का कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, जहाँ हम लोग सिद्धांतों की सत्यता को परख रहे होंगे। मानव व्यक्तित्व पर जोर देता है, तो जब मतलब मानव ने कार्य किए या अनुभव में किसी चीज़ का प्राप्त हुआ तो वह हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। यानी यहाँ पर हो गया कि मानववाद तथा जनतंत्रवाद पर भी ये जोर देता है। इसकी समाज प्रयोजनवादी शिक्षा में ये विशेषताएं आती हैं कि ये मानववाद और इसी तरीके से जनतंत्रवाद इन सब पर ज़्यादा जोर देता है। अब देखिए प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है, तो सबसे पहली चीज़ है कि जब हम लोग नए नए सिद्धांतों को पढ़े, मतलब सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, तो कुछ नए मूल्य और नए सिद्धांतों का विकास होगा। और जब व्यक्ति कोई कार्य करता जाएगा, कोई मान लीजिए व्यक्ति किसी एक कार्य को कर रहा है, वह इसमें निपुण हो जाएगा, तो वह आगे वह कार्य और तेज करेगा, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो व्यक्तिगत क्षमता का विकास करता है। कार्य कुशलता में वृद्धि, पहले वो काम करता था तो मान लीजिए उससे इतनी गलतियां होती थी, फिर वह काम करने लगा तो मान लीजिए उससे 3 गलतियां होने लगी, फिर वह काम किया 2 गलतियां, लास्ट में आते आते उससे 1 गलती होने लगी। मतलब वह अब अपने कार्य में कुशल हो जाएगा कार्यों का अध्ययन करते करते। नवीन सिद्धांतों एवं मूल्यों की रचना, जैसे जैसे हम लोग सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तो उससे जुड़ करके हम लोग नए सिद्धांतों का भी मतलब धीरे धीरे उसका निर्माण करेंगे। गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास करना, मतलब जब लचीला मस्तिष्क और गतिशील मस्तिष्क को फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे तभी तो नए सिद्धांतों की खोज होगी। और सामाजिक कुशलता भी इससे आती है, क्योंकि सिद्धांतों के साथ साथ कुछ सिद्धांत हमारे समाज से जुड़े हुए होंगे, जिनका अध्ययन जब हम करेंगे तो सामाजिक कुशलता भी आएगी। ठीक है, प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम, मतलब प्रयोजनवाद में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम जो हो इसका होना चाहिए वो कैसा चाहिए, पाठ्यक्रम का स्वरूप प्रयोजनवादी, लाभप्रद, लचीला, गतिशील तथा सुसंबद्ध पाठ्यक्रम होना चाहिए। मतलब प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम जो होता है वो ऐसा होना चाहिए जो लाभप्रद हो, जो फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, समय के साथ में चेंज होता रहे, क्योंकि हर बार सिद्धांत सेम नहीं रहते हैं, समय के साथ में सिद्धांत बदलते हैं, तो हमें अपना क्या बदलना पड़ेगा, प्रयोजनवाद में जो सिद्धांतों का अध्ययन है उस तरीके को बदलना पड़ेगा। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और साथ ही साथ में हमें गतिशील रहना होगा। ऐसा नहीं कि हमने कुछ कार्य सीख लिए कुछ नहीं सीखे, समय के साथ कार्य भी बदलते हैं, सिद्धांत भी बदलते हैं, तो हमें भी उसके साथ गतिशील रहना चाहिए। प्रयोजनवाद में शिक्षण विधियाँ क्या है, अनुभव से सीखना, पहले काम
किए, फिर उसके बाद अनुभव से सीखा, और कर करके सीखना, कार्यकुशलता में वृद्धि करना। फिर लिखा है सीखने की उद्देश्य प्रक्रिया का सिद्धांत, मतलब सीखने के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। योजना पद्धति होनी चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए योजना होनी चाहिए। समस्या समाधान विधि का हमें प्रयोग करना चाहिए कि कोई समस्या जो है अगर हमारे सामने है तो हम उसका समाधान किस तरीके से करेंगे, कार्यों के द्वारा किए करेंगे, और समस्या समाधान विधि का प्रयोग करके ही हम लोग धीरे धीरे जो सिद्धांतें हैं उनकी सत्यता को भी परखेंगे। प्रयोजनवाद व शिक्षक का क्या महत्व है? तो प्रयोजनवाद में जो है वो शिक्षक को महत्व दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं या कोई सिद्धांत की सत्यता निकाल रहे हैं, इसमें कौन अपना मतलब एज अ फैसिलिटेटर की तरह प्रयोग करेगा, यानी सहायता हमें कौन देगा? वो होगा शिक्षक। तो इसलिए इसमें शिक्षक को बहुत महत्व दिया है। शिक्षक को बालक के लिए सहायता प्रद के रूप में, मतलब एज अ फैसिलिटेटर के रूप में स्वयं को प्रयुक्त करना होगा। ऐसा नहीं है वह उसके लिए वही स्वयं काम कर दे और बच्चा कुछ ना करे। इस वजह से ये भी बाल केंद्रित होती है। बालकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बालक किस चीज़ में अटक रहा है, क्यों अटक रहा है, तो ऐसा शिक्षक जो है प्रयोजनवाद बताता है। प्रयोजनवाद और बालक में क्या है? तो प्रयोजनवाद जो है वो बालक को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि बालक के ही कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो मेन तो बालक ही है ना। बालक के बारे में ही नहीं जानेंगे तो बालक के कार्यों का अध्ययन कैसे करेंगे? और अभी मैंने बताया ये बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक है। यहाँ पर टीचर ज़्यादा जोर नहीं देता है, केवल और केवल बालक ही इसमें मेन भूमिका निभाता है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं प्रयोजनवाद और अनुशासन के बारे में। मतलब अनुशासन जो है वो होना चाहिए प्रयोजनवाद में या नहीं? तो प्रयोजनवाद में जो होता है वो शिक्षक तो भूमिका निभाता नहीं है, बालक ही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। इसलिए व्यक्तियों को स्व अनुशासन पर जोर देना चाहिए और समाज में किस तरीके का अनुशासन चल रहा है इस बात पर बल देना चाहिए। मतलब प्रयोजनवाद में जो अनुशासन है वो स्व अनुशासित होना चाहिए, किसी और के द्वारा हमें जो है वो अनुशासन नहीं दिया जाता है। हम लोग स्वयं अनुशासित रहेंगे तो अपने कार्यों को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। प्रयोजनवाद में किस प्रकार का विद्यालय होना चाहिए? तो प्रयोजनवाद जो होते हैं वो विद्यालय को लघु रूप में मानते हैं। जैसे विद्यालय जो है वो शिक्षा का लघु रूप साधन है। प्रयोजनवादी क्या करते हैं? सामुदायिक केंद्रों को विद्यालय मानते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ पर जा करके हम अपने सिद्धांतों को परखेंगे, सामाजिक सिद्धांत निकालेंगे और संस्कृति निकालेंगे। तो याद रखिएगा प्रयोजनवाद के लिए विद्यालय जो होता है वो लघु रूप होता है शिक्षा का, और सामुदायिक केंद्र को ये मेन विद्यालय मानते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रयोजनवाद भी जो है वो समाप्त हो जाता है। और इसमें आप लोग और भी मतलब जैसे बड़ा लिखना चाहें तो अपने हिसाब से इस थ्योरी को और भी बढ़ा करके लिख सकते हैं। जो मेन की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को लिखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा महत्व मिलेगा, तो इस वजह से वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जिससे आपकी समझ बन सके कि आपसे अगर प्रयोजनवाद पूछा जाए तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी ऐसे ही वीडियो हर सेमेस्टर में चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े। इसी तरीके से हम लोग आपके लिए और आगे मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।